हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार करंट अफेयर लास्ट 6 महीने का, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 तक हम क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर जो भी बिहार से रिलेटेड होंगे। ओनली और ओनली बिहार का करंट अफेयर है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में काम आएंगे, बीपीएससी के जो भी एग्जाम है या टीचर वाले जो भी एग्जाम है, यानी बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और काफ़ी मैंने डीपली बनाया है, सब लिख लिख के बनाया है, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हम लोग कहाँ से, जून से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला न्यूज़ ये आ रहा है रामसर साइट से रिलेटेड। रामसर साइट यानी कि बिहार में 2 नए जगह को जोड़ा गया है रामसर साइट से, और 2 नया जगह कौन कौन है, नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी। नागी और नकटी को जोड़ा गया है, नागी और नकटी ये दोनों कहाँ पे है, तो जमुई के अंदर है। क्लियर हो। रामसर साइट कंसेप्ट जो इंडिया के अंदर कब आया था, तो 1982 में लाया गया था इंडिया के अंदर। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि रामसर साइट की संख्या कितना पूरा इंडिया के अंदर, तो अब टोटल कितना हो गया, 82 हो गए हैं। क्लियर है। पूरे इंडिया में रामसर साइट की संख्या कितना है, 82 है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज़ आ रहा है बिहार से कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात चल रही है आजकल बिहार में, कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। ये स्पेशल राज्य का जो कंसेप्ट आया था कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1969 यानी कि 1969 में लाया गया था। विशेष राज्य की दर्जा वाली जो बातें हैं, SC को लाया गया था 1969 के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार को मिलने वाला है, ऐसे ऑलरेडी 5-6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा मिल चुका है। वैसे एरिया को देता हूँ कि जो कि अदर कंट्री से बॉर्डर पे आते हों, या जिनका पर कैपिटा इनकम कम हो, या उनका डेवलपमेंट्स कम हो रहा हो, उसके लिए दिया जाता है। अगर आप देखो बिहार को क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया अगर किसी स्टेट का है तो बिहार का है। बिहार के लोग सबसे कम कमाते हैं, ओनली 60,000 सालाना, सोच लो, यानी कि महीना में ओनली 5,000 ये लोग कमा रहे हैं बिहार के लोग। इसलिए इनको स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को स्पेशल राज्य का मिलना ज़रूरी है। ठीक है, इस पर बात हो रही है, देखिए मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत सालों से बात चल रही है लेकिन नहीं मिला ऑलरेडी। थर्ड न्यूज़ आ रहा है बिहार से कि ड्रग ट्रैफिकिंग में 2 लड़कियाँ पकड़ गई हैं, तिरुवनंतपुरम और मिजोरम के। ये त्रिपुरा और मिजोरम की जो बॉर्डर है वहाँ पे पकड़ाई है 26 किलो कैनबिस के साथ। कैनबिस का मतलब होता है गांजा, गांजा के साथ पकड़ाई है। अब देखो, अगर आप ड्रग्स वगैरह ट्रैफिकिंग करते हो तो इसे कौन देख रेख करता है, किस एक्ट के तहत ये इलीगल है, तो आपसे पूछ सकता है। तो बोलना है NDPS एक्ट 1985 के तहत ड्रग ट्रैफिकिंग क्या है, इलीगल है। NDPS एक्ट बनाया गया था 1985 में। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ सकता है तो याद रखना है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। फिर ये याद रखना है कि WHO के अनुसार मानना है, WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि जो कैनबिस है वो पूरे दुनिया में ज़्यादा तस्करी किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसी भी नशीला पदार्थ अगर कोई चीज़ है तो कैनबिस यानी गांजा है, जिसको ज़्यादा तस्करी होता है सबसे ज़्यादा। एक बताओ, याद रखना है, गांजा खेती आप कर सकते हैं लेकिन आपको सरकार से परमिशन लेना होगा, क्योंकि गांजा का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए भी करते हैं। और बेचना आपको अदर कंट्री को नहीं, या अदर किसी आदमी को नहीं बेचना, आपको सरकार को ही देना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नीट कंट्रोवर्सी चल रहा है बिहार के अंदर, जून महीने में वो काफ़ी ज़्यादा ये नीट कंट्रोवर्सी चल रहा था। रीज़न क्या था कि नीट का पेपर लीक हो गया है, तो इसके लिए बिहार के अंदर एक एक्ट बनाया गया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, जो भी लागू नहीं हुआ लेकिन लागू हो कुछ समय में। इसके तहत क्या होगा, आपको रोका जाएगा पेपर लीक्स को, और साथ में अनफेयर अगर कोई पकड़ाता है तो उसको जेल वगैरह हो सकता है। जैसे कि आपको अगर इस चीज़ में पकड़े जाते हो, पेपर लीक्स वगैरह या कुछ भी में, तो आपको 3 से लेकर 5 साल तक का जेल हो सकता है। साथ में आपको 1 करोड़ का फाइन भी लग सकता है। क्लियर हो, 3 से 5 साल जेल और 1 करोड़ का फाइन है अगर आप पेपर लीक्स करते हो या कुछ धांधली वर्क करते हो एग्जामिनेशन तो। नेक्स्ट 5वां न्यूज़ आ रहा है जून महीने के अंदर, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। नालंदा यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे नया यूनिवर्सिटी है, ये पुरानी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पुराना यूनिवर्सिटी कंसेप्ट एक नया यूनिवर्सिटी बनाया गया बिहार के अंदर, ये राजगीर में बनाया गया, बहुत बड़ी एरिया में बनाया गया है। उसी तर्ज पे बनाया गया कि ताकि वर्ल्ड के लोग आगे पढ़ाई कर सके, जो सिलेबस वहाँ पढ़ाई रही थी वहाँ यही सेम होगा। याद रखने वाली बात यह है कि PM यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा, इसका उद्घाटन करा राजगीर के अंदर। और एक बात याद रखना कि सिर्फ इंडिया ने नहीं इसको बनाया है, इंडिया के साथ साथ इसमें ईस्ट एशिया समिट्स के जितने भी कंट्री हैं सब ने पार्टिसिपेट करा इसको बनाने में, इसके उद्घाटन में। यानी कुल मिलाकर सारे कंट्री ने इसका पार्टिसिपेट कर। ईस्ट एशिया समिट की कंट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है, उन्होंने फंड भी करा, उन्होंने पैसे भी डाले, समझ रहे हो, बनाने के लिए। इस कैंपस की खासियत क्या है, यहाँ पे नेट जीरो कार्बन प्रोडक्शन होता है, यानी कि कार्बन का प्रोडक्शन तो नाम मात्र का है, यानी कि जितना ये कार्बन प्रोड्यूस करे उससे ज़्यादा यहाँ पेड़ लग चुका है, समझ रहे हो। सस्टेनेबल भी है, सस्टेनेबल का मतलब किसी बाहरी चीज़ पे डिपेंडेंट है नहीं, खुद का बिजली बनाते हैं, खुद का पानी है इनके पास, सारा चीज़ें खुद का है। सस्टेनेबल का मतलब है किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना, खुद सारा चीज़ करना सस्टेनेबल है। फिर याद रखना 100 एकड़ एरिया में वाटर बॉडी है। क्यों वाटर बॉडी है, कि जो पुराने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी था उसमें भी माना था कि जो उसके आसपास इलाका थे उसके अगल बगल बहुत ज़्यादा तालाब हुआ करता था, तो उसी कंसेप्ट में यहाँ 100 एकड़ में क्या बनाया गया, वाटर बॉडी एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया है 100 एकर्स में, जिससे वहाँ का इन्वायरमेंट क्या रहेगा, बहुत खूबसूरत रहेगा, ठंडा रहेगा। ओल्ड वाले के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 16 साल पहले उसको क्या बनाया गया था, 1600 साल पहले, सोच लो, ओल्ड वाले को बनाया गया था। फिर याद रखने वाली बात है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। जो पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी था वो ऐसा
पहला यूनिवर्सिटी था पूरे विश्व में जहाँ पे लोग रह के पढ़ाई करते थे, यानी कि खाने पीने रहने का सारा सुविधा था। ऐसा कहीं भी वर्ल्ड में नहीं था। तो याद रखना, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कोई था तो वो कौन था? नालंदा यूनिवर्सिटी था। क्लियर हो? साथ में याद रखने वाली बात यह है कि इसको यूएन हेरिटेज के अंदर इसको एडअप करा गया है। सन देखना पड़ेगा कब इसको करा है, लेकिन याद रखना कि यूएन हेरिटेज के अंदर इसको एडअप करा गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को यूएन हेरिटेज के अंदर भी एडअप करा गया है। छठा न्यूज़ क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। छठा न्यूज़ आ रहा है आपको यहाँ पे पटना हाईकोर्ट से। पटना हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? नलिफाइज कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया किसी चीज़ को, रिजर्वेशन को। बिहार सरकार ने क्या करा था कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को बढ़ा के 75% कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या करा? पटना हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। रीज़न क्या है? कि किसी भी कास्ट या किसी भी लोग को 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ है। कैसे? संविधान के 3 आर्टिकल का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 14, 15 और 16। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून से पहले आपको बराबरी इंपॉर्टेंट है, यानी हर चीज़ का बराबरी। कानून से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इक्वलिटी। समझ रहे हो? इसी कारण मैक्सिमम कितना? फर्स्ट 50% आप दे सकते हो। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? 15 क्या बोलता है? प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी को आप ज़्यादा आरक्षण दोगे तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। आपको डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15 ये बोलता है। आर्टिकल 60 क्या बोलता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि अगर सरकारी नौकरी वगैरह दिए जा रहे हैं तो सबको बराबरी हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा आरक्षण देकर उसको आगे पास कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बात हो रहा है, इक्वलिटी ऑफ क्या बोलते हैं, इसका उल्लंघन होगा, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन हुआ था। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने क्या बोला कि 75% हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 50% हो सकता है आरक्षण किसी भी कास्ट को, किसी भी व्यक्ति को। क्लियर हो? नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है, ये था आपका पूरा मई, जून महीना खत्म हो गया, जून महीना कंप्लीट हो गया। अब पढ़ने हम वाले हैं लोग मई महीना। ध्यान दीजिएगा, मई में आ गए हम लोग। बिहार करंट अफेयर मई 2024। ध्यान दीजिएगा, फॉलो नीचे आ रहा है। मई में कि सुपौल में लिखा हुआ खोखनाहा गांव को नवंबर नो वोट्स गांव डिक्लेयर करा गया। क्या हुआ भाई? ध्यान देने वाली बात है। यहाँ एक सुपौल जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खोखनाहा। खोखनाहा के लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग वोट नहीं देंगे। रीज़न क्या था? हम लोग कोसी जो नदी है उससे बार बार बाढ़ आता था तो गाँव डूब जाता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। नेता लोग को उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करा, लेकिन किसी ने कभी कुछ हेल्प नहीं करा। इसीलिए 2024 में उन्होंने कोई एक व्यक्ति तक वोट नहीं दिया इस गाँव का। तो याद रखना, नो वोट अगर विलेज पूछेगा तो याद रखना उसका नाम है खोखनाहा। अब बात ये भी याद रखना कि कोसी रिवर है, इससे ज़्यादा इनको क्षति होता है। अब याद रखने वाली बात है, कोसी कहाँ से फ्लो करता है? तो कोसी निकलता है तिब्बत से, इंडिया से नहीं निकलता है, तिब्बत कंट्री से निकलता है, नेपाल होते हुए हमारे भारत के अंदर आता है। तिब्बत से निकलेगा, नेपाल होते हुए भारत आएगा। कोसी का सहायक नदियाँ भी है, उसको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि सुन कोसी नदी, अरुण नदी और तमूर नदी। तमूर है, अरुण है और सुन कोसी, 3 सहायक नदियाँ हैं, कोसी के प्रमुख है ये। ठीक है। सेकंड न्यूज़ आ रहा है जकार्ता फ्यूचर फॉर्म से। इस जकार्ता फ्यूचर फॉर्म जो है इंडोनेशिया में बनाया गया। ठीक है। इसमें क्या करा गया? बिहार पर्यावरण से जो सचिव हैं, बिहार पर्यावरण सचिव, उनका संबोधन उन्होंने करा वहाँ जाकर। मतलब जकार्ता फ्यूचर फॉर्म में गए थे और वहाँ संबोधन करे, वहाँ पर्यावरण के बारे में बात की गई। अब बिहार और भारत दोनों के बारे में बात करा गया। ठीक है। यहाँ बात की गई है कि आपको ग्रीन गैस प्रोडक्शन है उसका कम करा जाए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आज के समय में, फ्यूचर में बहुत दिक्कत करेगा। तो यहाँ मेन बात करेगा कि ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम करा जाए, जो कि हमारी गाड़ियों से निकलता है, हमारे एसी वगैरह से निकलते हैं, है कि नहीं? तो उसको कम करने की बात करेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार पर्यावरण सचिव ने वहाँ जाकर संबोधन करा। अब देखो COP21 में भारत ने प्रॉमिस किया था कि हम क्या बोलेंगे, जो ग्रीन हाउस है उसको कम करने वाले हैं। तो 40% तक भारत ने 2023 में ऑलरेडी कम कर चुका था। समझ रहे हो? अब देखो रैंकिंग देखना बहुत जरूरी है। भारत की रैंकिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका भी आ सकता है। नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो 4थे नंबर पर आता है नवकरणीय ऊर्जा के मामले में। पवन ऊर्जा के मामले में भारत का रैंक 4था नंबर है, और साथ में सौर ऊर्जा के मामले में 5वां रैंक पे आता है। समझ गए? 2030 में लक्ष्य रखा गया है कि हम 50% तक क्या कर देंगे, ग्रीन हाउस गैस को कम कर देंगे, और 2070 में हम क्या करने वाले हैं, 0 कार्बन कर देंगे। यानी कि पूरी तरह से हम लोग एयर जो हो जाएगा क्लीन हो जाएगा, कार्बन का प्रोडक्शन हम लोग 0 करने वाले हैं 2070 तक हम लोग का टारगेट है। ठीक है। एक बात याद रखना है ब्रेडा के बारे में। ब्रेडा यहाँ डिसाइड करता है नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, यानी बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा जो भी है पॉल्यूशन वगैरह ये सब ये देखता है। तो ब्रेडा का फुल फॉर्म को पूछेगा तो इसका याद रखना है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा पे ये ज़्यादा जोर देता है ब्रेडा। इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। क्लियर है? तीसरा न्यूज़ पढ़ते हैं मई महीने का। सुशील कुमार मोदी आपको पता है कौन थे, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 72 साल की उम्र का निधन हो गया। ये 2005 से लेकर 2013 तक यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे। साथ में 2017 से 20 यानी कि 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2005 से 13 और 17 से 20। क्लियर है? उप मुख्यमंत्री पद के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये संवैधानिक पद नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा या बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक संवैधानिक पद है, बिल्कुल भी नहीं।
उप मुख्यमंत्री पद जो है संवैधानिक नहीं है, संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। संवैधानिक पद क्यों नहीं है? क्योंकि ये मंत्री जो है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो यहाँ के बिहार के हैं, या कहीं भी स्टेट के कोई मुख्यमंत्री अपने मन से मुख्यमंत्री पद बना सकता है। किसके लिए? पार्टी को खुश करने के लिए या उस व्यक्ति को खुश करने के लिए, समझ रहे हो? उसका जो लेवल होगा, उसका जो ओहदा होगा, वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। ध्यान रखना है, उप मुख्यमंत्री का जो ओहदा होता है कैबिनेट मंत्री के लेवल का होता है। इसके बारे में जिक्र करा गया है, उप मुख्यमंत्री आप बना सकते हो, आर्टिकल 163 और 164 में बोला गया। लेकिन ये याद रखना कि संवैधानिक पद बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के लोग मिलकर बना सकते हैं, समझ गए? मतलब यहाँ के जो नेता लोग मिलकर बना सकते हैं। 163 और 164 1 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 163 और आर्टिकल नंबर 164 1 में इसका जिक्र है उप मुख्यमंत्री पद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा न्यूज आ रहा है मई महीने से कांवर झील से रिलेटेड। कांवर झील जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। कांवर झील क्या हो रहा है भाई? बिहार के अंदर है कांवर झील, सबको पता है। ये विलुप्त करा गया। बहुत सारी जो प्रजाति हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विलुप्त हो रहा है कांवर झील के अंदर। यानी कांवर झील जो है बहुत डेंजर स्थिति में है। याद रखना है कि कांवर झील को रामसर साइट्स में ऑलरेडी एडअप करा जा चुका है, समझ रहे हो? रामसर साइट्स में ऑलरेडी ऐड है, अभी भी 2 को ऐड करा था, आपने बताया था। और ये कांवर झील ऑलरेडी बहुत पहले से ऐड है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। ये कांवर झील का अनदर नाम भी है, इसको कांवर तल झील भी बोला जाता है। ये गंगा और गंडक नदी को टूटने से बनता है। जो झील बना है गंगा और गंडक का जो मेन पार्ट है उसको टूटने से बना है कांवर झील, याद रहेगा। इसमें याद रखना है कि कांवर झील के अंदर 58 तरह के पक्षियाँ पाई जाती है। इस झील के अंदर 58 तरह के पक्षी हैं और 50 तरह के मछलियाँ पाई जाती है। सोच लो, 50 प्रजाति के मछली और 58 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। अभी 5 जो चीज़ें हैं, 5 पक्षी है जो कि विलुप्त के कगार पे है। कौन कौन है? गीद में 3 आता है, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। पहला है रेड हेडेड वल्चर, दूसरा है वाइट रैम्प्ड वल्चर और तीसरा है इंडियन वल्चर। 3 वल्चर हैं, रेड हेडेड वल्चर, वाइट रैम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर। ये तीनों विलुप्त हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और 2 जल पक्षी है जिसका नाम है सोसिएबल लैपविन और बेयर पोसार्ड्स और सोसिएबल लैपिंग है। ये दोनों जो है ये भी विलुप्त होने के कगार पे है। यानी कुल 5 पक्षी जो है ये कांवर झील से विलुप्त होने के कगार पे है। यानी कांवर झील की स्थिति बहुत गंदा है, समझ रहे हो? आगे देख लेते हैं। 5वां न्यूज आ रहा है मई महीने से कि शराबबंदी से रिलेटेड है। ये शराबबंदी कब होता है तो पता होगा बिहार के अंदर। ये सन 2016 में बंद हुआ था। 2016 में बिहार के अंदर किस एक्ट के तहत बंद हुआ था? तो ये बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत इसको बंद करा गया था। इससे क्या न्यूज़ आ रहा है फिलहाल में? माना जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार में जो भावनात्मक हिंसा है वो 4.6% तक कम हुआ है, समझ रहे हो? लोगों को गाली देना, ये क्या है? सारे भावनात्मक हिंसा है। तो भावनात्मक हिंसा जो है 4.6% कम हुआ और साथ में जो यौन हिंसा है वो 3.6% तक कम हुआ। तो काफ़ी अच्छी बात है कि नहीं? अब देखो, नशे के बारे में आपसे पूछा गया कि आर्टिकल कहाँ जिक्र है, नशा से रिलेटेड अगर आर्टिकल पूछ दिया कि संविधान में कहाँ जिक्र है, तो आर्टिकल नंबर 47 बोला गया है कि सिर्फ नशीले पदार्थ का हम उत्पादन करते हैं, किस लिए? सिर्फ दवा बनाने के लिए करना चाहिए, ये बोला गया आर्टिकल नंबर 47 में। और अनुसूची पूछेगा तो याद रखना 7वीं अनुसूची में जिक्र करा गया। 7वीं अनुसूची में ये स्टेट को पावर दिया गया कि राज्य जो है कि नशा के से रिलेटेड जो भी कानून होंगे या जो भी चीज़ें करनी होंगी वो राज्य अपने मन से करेगा। उसमें सेंट्रल हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर कोई राज्य गांजा उत्पादन कर रहा है तो करने दिया जाएगा, क्योंकि राज्य का वो अपना मत है। अगर किसी राज्य ने चाहे तो शराबबंदी कर सकता है, नहीं मन करे तो शराब बेच भी सकता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे शराब खुलेआम बिकता है, तो पूरे स्टेट के हाथ में पावर है, समझ गए? तो ये कहाँ जिक्र करा गया? 7वीं अनुसूची में जिक्र करा गया। क्लियर हो? अब आते हैं, ये हमारा मई खत्म हो गया, अब आते हैं अप्रैल महीने में। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल महीने में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान नहीं भटकना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके रखिए। तो अप्रैल में आ गए हैं। अप्रैल में जो पहला न्यूज आ रहा है जीएसटी से रिलेटेड आ रहा है कि बिहार में 2023-24 में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट करा गया। 2023-24 में पता है कितना परसेंट करा गया? 18.13% एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्ट हुआ है। पिछले जितने भी साल थे उससे 18.13% एक्स्ट्रा जीएसटी एडअप मतलब कलेक्ट करा गया, जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा, 18% समझ रहे हो एक्स्ट्रा। अब देखो जीएसटी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ईडी के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। अगर जीएसटी पढ़ रहे हो तो ईडी का बात भी ध्यान रखना होगा। ईडी जो क्या करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चीज़ देखता है। फॉरेन करेंसी पर आप चीज़ में पकड़े जाते हो तो ईडी का छापा पड़ता है, याद रखना। ईडी के बारे में हर कोई जानता होगा, आजकल नेता लोग डर रहे हैं इससे, है कि नहीं? तो ईडी क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन करेंसी पे ये छापा आपको मार सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है। अब ईडी क्या है? तो ईडी जो है वित्त मंत्रालय के अंदर एक राजस्व विभाग का एक क्या है कि अंदर का एक मतलब पार्ट है, ये समझ लो। वित्त मंत्रालय के अंदर आता है ईडी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का कहाँ? राजस्व विभाग का एक पार्ट है ईडी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज आ रहा है अप्रैल महीने का, क्या? नाबार्ड से रिलेटेड। नाबार्ड में क्या है भाई? नाबार्ड ने बोला है कि वित्तीय सहायता देने की बात कर रहा है। नाबार्ड बोल रहा है कि हम बिहार को वित्तीय सहायता देंगे। नाबार्ड क्या है? एक नेशनल एजेंसी, ये मतलब ये बैंक है कि नहीं? नाबार्ड का मतलब फुल फॉर्म देख लीजिए,
नाबार्ड को अगर हिंदी में फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1982 में करा गया था। सन 1982 में नाबार्ड को लाया गया था, ठीक है। और नाबार्ड जो है पूरे देश के अंदर जो है क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों के मतलब विकास के लिए पैसे वगैरह दिया करती है। तो ये बोल रहा है कि हम बिहार को वित्तीय सहायता देंगे। सन 23-24 के लिए उन्होंने पैसा देने की बात करा है 10,372 करोड़। कितना? 10,372 करोड़ देगा बिहार को, मतलब ऑलरेडी दे चुका है, समझ लो तो, ठीक है। और एक और बैंक के बारे में थोड़ा याद रखना होगा, आरआरबी। आरआरबी है वो, उस बार आरबीआई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आरआरबी है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। आरबीआई अलग होता है और ये क्या है? आरआरबी। आरआरबी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, पूछ सकता है आपको। ये भी क्या करता है? क्षेत्रीय विकास के लिए अपन पैसा वगैरह दिया करता है। तो आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 सितंबर 1975 को हुआ था, 1975। यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहले आया था नाबार्ड से पहले। क्लियर हो? क्योंकि नाबार्ड आया 1982 में और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक आया 26 सितंबर 1975 में, ठीक है। तीसरा न्यूज आ रहा है अप्रैल महीने से, एसजीवीएन ने आईआईटी पटना के साथ क्या करा? हाथ मिला। एसजीवीएन का फुल फॉर्म क्या है? सतलुज या सतलुज बोल सकते हो, सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। ये हाथ मिला है किसके? आईआईटी पटना के साथ। क्यों मिला है? ये सुरंग में जो खतरा वगैरह होते हैं उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह बनाएंगे। उसके लिए क्या होगा? मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जो भी हम सुरंग बनाते हैं उसमें खतरा कैसे उसको हटाया जा सके, खतरा को कैसे भांपा जा सके, इसके लिए आईआईटी पटना के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि सतलज जल विद्युत निगम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये कब ये बना है? तो 1988 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये जनरली दो काम करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स को ये बनाते हैं और साथ में ट्रांसमिशन का काम करते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? लाइन का ट्रांसमिशन। जैसे बिजली का प्रोडक्शन हुआ और उसको लाइन उससे कहाँ लाएंगे? सब स्टेशन के पास लाएंगे, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन, समझ गए? तो हाइड्रो पावर प्लांट्स और ट्रांसमिशन काम का मेन काम है सतलुज जल विद्युत निगम का। जल विद्युत समझ रहे हो कि हाइड्रो पावर प्लांट्स है कि नहीं? तो सुरंग से रिलेटेड जो भी खतरा है उसके लिए हम आईआईटी पटना के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है अप्रैल महीने से, देख लो। नंबर 4 नंबर में आ रहा है गेहूं का 7 गुना खरीद किया जाएगा। भारत सरकार ने बोला है कि हम गेहूं को 7 गुना खरीदने वाले हैं। अब मतलब देश 24 में अब खरीदना जाएगा। बहुत ज़्यादा गेहूं खरीदने की बात हो रही है 24-25 के अंदर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बिहार की बात हो रही है, इसमें बिहार भी ऐड अप, इसलिए उनको बिहार को भी पढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि भारत सरकार बोल रहा है तो यूपी से जनरली खरीदा था। यूपी, राजस्थान और बिहार में ज़्यादा लोड है। ये 3 स्टेट्स को बोला गया कि हम आपसे 50 लाख टन खरीदने वाले हैं। भारत सरकार ने बोला कि सब प्रोडक्शन बढ़ा दो, हम सबसे खरीदेंगे कितना? 50 लाख टन मिल्क खरीदेंगे यूपी, राजस्थान और बिहार से। क्लियर हो? अब देख रहा हूँ एमएसपी की बात हो रही थी। एमएसपी का मतलब क्या होता है? समझ रहे हो कि एक मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस होना चाहिए किसी भी चीज़ का। गेहूँ बेच रहा है तो गेहूँ का कोई एक फिक्स प्राइस होना चाहिए। तो एमएसपी कौन डिसाइड करता है? एफसीआई डिसाइड करता है। एफसीआई का मतलब क्या होता है? भारतीय खाद्य निगम। और सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता है, यहाँ के जो स्टेट एजेंसियाँ होती है, हर एक राज्य में क्या होता है? एजेंसी होती है या सेंट्रल लेवल का एजेंसी होता है, ठीक है। तो वो मिलकर डिसाइड करता है। भारतीय खाद्य निगम और स्टेट एजेंसियाँ मिलकर डिसाइड करती है क्या हमारा एमएसपी, यानी कि एफसीआई और स्टेट एजेंसी मिलकर डिसाइड करता है कि कितनी भी किसी भी प्रोडक्ट का मतलब एमएसपी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल में एमएसपी तय करा गया गेहूँ का कितना? 2275 रुपया पर क्विंटल से, 2275 रुपया पर क्विंटल्स रखा गया है एमएसपी गेहूँ का। क्लियर हो? और ये 23-24 में मतलब 24-25 में टारगेट रखा गया कि हम कितना? 50 लाख टन खरीदेंगे यूपी, राजौर और बिहार से। एक बात और याद रखना है, नैफेड के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। एक एजेंसी है, ये बहुत दमदार एजेंसी, इससे बड़ा एजेंसी पूरे भारत में है ही नहीं। नैफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नैफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक तरह का एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश करा गया था सन 2 अक्टूबर 1958 को। देखो बहुत पहले है, मतलब आज़ाद को कुछ साल बाद ही है, लगभग देखो 1958 में ही इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, 2 अक्टूबर 1958 का। और ये भारत का सबसे बड़ा एजेंसी है जो कि कोई भी चीज़ खरीदता, समझ गए। एक बात याद रखना कि एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम, इसका मुख्यालय पूछ सकता है तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। एफसीआई का मुख्यालय कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अप्रैल चल रहा है। अप्रैल में 5वां न्यूज क्या आ रहा है? जगदीप धनखड़ से रिलेटेड है। जगदीप धनखड़ क्या था? बिहार के अंदर आए थे अप्रैल महीने के अंदर। ये क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं, सबको पता है। ये बोधगया में आए थे। बोधगया में कहाँ? बोधगया में गया था, IIM कॉलेज बोधगया, ठीक है। ये छठे दीक्षांत समारोह हो रहा था। छठा दीक्षांत समारोह, तो उसमें भाग लिया इन्होंने। जनरली इन्होंने युवा पर फोकस करा। युवा को इन्होंने MBA का डिग्री बांटा, जो MBA पास कर चुके हैं उनको डिग्री उन्होंने बांटा अपने हाथों से, समझ गए। और 2047 का लक्ष्य रखा गया है
इनका मानना है कि देखो विजन 2047 चल रहा है, इंडिया के अंदर विजन 2047 है कि नहीं, इसे बोला गया कि 25 साल बाद नवाचार और प्रौद्योगिकी में बढ़ावा करना है, यानी कि इनोवेशंस के मामले में बढ़ावा करना है, साथ में इंडस्ट्री को बढ़ाना। मेन मोटो ये रखा गया विजन 2047 में। युवा लोगों का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये कौन बोला? ये जगदीप धनखड़ बोले कि युवाओं को आगे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और 2047 का जो टारगेट है उसको पूरा करने में युवा अपना ज़्यादा हाथ बटाएं, क्योंकि वही रहेंगे फ्यूचर में, हम लोग तो रहेगा नहीं। अब देखो भगवान बुद्ध की बात तो होगा ही, बुद्ध गया आए हैं तो बुद्ध का बात तो होना ही है। भगवान बुद्ध से रिलेटेड 4-5 बातें याद रखना है। 4 बातें। पहला तो यह कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह पे। इंपॉर्टेंट है, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, पढ़ लिख के महान कब बने ये, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था बोध गया के अंदर, जहाँ बनाया गया महाबोधि मंदिर। वहाँ भी क्या गए थे, जगदीप धनखड़ घूमने गए थे, महाबोधि मंदिर के अंदर उन्होंने पूजा भी करा। याद रखना, महाबोधि मंदिर जहाँ बनाया गया वहीं पर इनका क्या हुआ था, ज्ञान का मतलब इनको अर्जित हुआ था, यानी कि बोध गया में इन्होंने ज्ञान अर्जित करा। फिर याद रखना इन्होंने यूपी के अंदर सारनाथ, यूपी के अंदर सारनाथ जगह है, वहाँ भी इन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था। और उस उपदेश देने के चीज को क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। मतलब उस मेथड को क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन जो हुआ मानते हैं, तो कहाँ, यूपी के सारनाथ में हुआ। अब लास्ट स्टेज क्या है, मरना, किसी व्यक्ति का मरना। नहीं, भगवान बुद्ध का मृत्यु कब हुआ आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे याद रखना कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर के अंदर, इनका मृत्यु हुआ था। और मरने की प्रक्रिया को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया। तो आपसे पूछ सकता है कि महापरिनिर्वाण बुद्ध का कहाँ हुआ था, तो बोलना है कि कुशीनगर में हुआ है। उसी बच्चे धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, तो बोलना है कि यूपी के सारण में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, सॉरी, यूपी के सारनाथ जगह में हुआ था। फिर एक बात और याद रखना है कि जो ये आपको मंदिर दिख रहा है महाबोधि मंदिर, नॉर्मल मंदिर नहीं है। इसको 2002 के अंदर यूनेस्को के हेरिटेज में भी ऐड करा गया, विश्व धरोहर में आता है यूनेस्को के द्वारा, इसको एडअप करा गया यूनेस्को के द्वारा। कहाँ, विश्व धरोहर कैटेगरी में ऐड करा, यानी कि विश्व का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जगह है, यानी कि वर्ल्ड के लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये महाबोधि मंदिर। तो इसलिए बिहार का वैल्यू करना है, बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। नंबर 6 में आता है पटना टोली के बारे में। पटवा टोली एक जगह है गया के जिले के अंदर, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो क्या है। पटवा टोली गाँव है गया के अंदर, यहाँ इसको IITian विलेज घोषित करा गया, यानी कि पूरे सबसे ज़्यादा IITian किसी कहीं पूरे भारत में निकलते हैं तो इस गांव से निकलते हैं। समझ रहे, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा IITian इस गांव से, गया के गांव है पटवा टोली। और यहाँ एक संगठन है जिसका नाम है वृक्ष। वृक्ष संगठन एक ऐसा मतलब एक संस्थान है जो यहाँ क्या करता है, बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, यानी तो IIT की पढ़ाई हम लोग फ्री में देते हैं कि आइए आराम से पढ़िए। सोच लो ऐसा संस्था होगा कहीं। ये वृक्ष संस्था जो है ये पढ़ाने में हेल्प करता है, जिसके कारण यहाँ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा IIT में बहुत ज़्यादा यहाँ बच्चे पास आउट कर रहे हैं। इसी कारण पटवा टोली को बोला गया है बिहार का IIT गांव या पूरे भारत का IIT गांव बोल सकते हो। क्लियर है। 7वां न्यूज आ रहा है अप्रैल महीने से केसरिया स्तूप के बारे में। तो केसरिया स्तूप, इसका नाम कैसे पड़ा था, केसरिया जगह है, पश्चिमी चंपारण को केसरिया पहले बोला था। पश्चिमी चंपारण जो अभी फिलहाल में है, बिहार का एक ज़िला है, उसको पहले जो हिस्ट्री वाले मतलब समय में इसको केसरिया बोला जाता था। ठीक है। अब इसका नाम पूर्वी चंपारण हो गया, इस समझ रखना, पूर्वी चंपारण में ये केसरिया स्तूप कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। चंपारण का भी 2 पार्ट है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। तो पूछेगा केसरिया का स्तूप कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण के अंदर है। ये पटना से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। केसरिया स्तूप क्या है, इसको विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना गया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन है, केसरिया स्तूप से। पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा स्तूप कहीं नहीं है। ठीक है। फिर याद रखना 250 ईसा पूर्व में इसको बनाया किसने था, तो सम्राट अशोक ने इसको बनाया था। 250 ईसा पूर्व में केसरिया स्तूप किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया। लेकिन वर्तमान में माना जाता है कि वर्तमान स्तूप जो है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व के बीच में बना, इनका मानना है। ठीक है। हिस्ट्री में माना जाता है कि 2000 से लेकर 750 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया है। और इसको राजा चक्रवर्ती ने इसका मरम्मत और फिर बनाने का भी काम करा है। समझ रहे हो, राजा चक्रवर्ती का भी हाथ है केसरिया स्तूप बनाने में। फिर एक बात और याद रखना है, फाहियान और हिंद सियांग जो चाइनीज मतलब घुमक्कड़ थे, मतलब ये विद्वान थे जो घूमने आए थे भारत, वो ये दोनों भी केसरिया स्तूप को घूम चुके हैं, मतलब यहाँ घूम चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में वर्णन करा है। फाहियान और हिंद सियांग भी केसरिया स्तूप जा चुके हैं। ठीक है। फिर कुषाण वंश से रिलेटेड आता है, कुषाण वंश ने राज करा 30 ईसा पूर्व से लेकर 375 ईसा पूर्व। ठीक है। तो कुषाण वंश का जो सम्राट कनिष्क थे, उन्होंने मुहर वाला एक सिक्का, सोने का सिक्का जारी किया। उसके अंदर इस प्रूफ मिलता है केसरिया के बारे में, केसरिया जगह के बारे में। समझ रहे हो, सम्राट कनिष्क के द्वारा एक सोने का मोहर वाला, उसमें मोहर जो मारा गया था केसरिया का मोहर मारा गया था, केसरिया जगह का मोहर मारा गया था। इससे पता क्या चलता है कि कुषाण वंश के समय ही ये केसरिया जगह मतलब फेमस था। समझ रहे हो, ये प्रूफ मिलता। अब 8वां न्यूज़ आता है, अप्रैल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। 8वां न्यूज़ देखिए, शेयर बाजार से रिलेटेड आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूज़ तो है नहीं बिहार के लिए,
ये न्यूज़ है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा शेयर में पैसे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग कमा ही नहीं रहे हैं और ना ही यहाँ लोग उतना ज़्यादा शिक्षित हैं कि शेयर को पढ़ सकें, शेयर वगैरह में पैसे लगा सकें। तो बिहार के अंदर ओनली बीएससी के अंदर 2.65% लगाते हैं। पूरे भारत का मतलब 2.5% मान के चलो, 2.65% ओनली लोग जो हैं बिहार के शेयर में योगदान है बिहार का। मतलब पूरे भारत के जितने भी शेयर मार्केट्स में ओनली 2% योगदान है पूरे बिहार का। समझ रहे हो? इंडिया में 2 एजेंसियां हैं, बीएसई और एनएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही हमारा शेयर को डिसाइड करता है, यहीं से आप खरीद बिक्री कर सकते हो, है कि नहीं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दोनों स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है या कौन देखरेख करता है? तो सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग। और साथ में बताइएगा कि सेबी का क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है, सेबी के क्या बोलते हैं, निदेशक कौन है। ये 3 जी के आपको बताना है, सेबी का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय और इसका निदेशक कौन है। क्लियर है? नवा न्यूज आ रहा बात कैसे, लगभग 95 बच्चे पकड़ गए हैं यूपी के अंदर, जो कि बिहार के थे। इनका तस्करी हो रहा था, बिहार से इनको यूपी लेकर गया था मतलब ले जाया गया था। 95 बच्चे, सोच लो, 95 बच्चे पकड़ गए हैं यूपी के अंदर। अब देखो बहुत सारे एक्ट बनाए गए, फिर भी यहाँ बाल तस्करी होता ही है। अब एक्ट बहुत सारे एक्ट को ध्यान देना है, याद रखिएगा। पहला एनसीपीसीआर एक्ट। एनसीपीसीआर एक्ट क्या बोलता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस सन 2007 में लाया गया था। फिर दूसरा एक्ट है यूएनसीआरसी। यूएनसीआरसी ये इंटरनेशनल लेवल का एक्ट है। ये यूनियन कन्वेंशंस ऑफ द यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड। यूनियन कन्वेंशन या यूनियन कंजर्वेशन समथिंग हो, यूनियन कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशंस, ओके, यूएन कन्वेंशंस ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड ये है। फिर देखो एनसीआरबी के बारे में, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के अनुसार एक न्यूज़ आ रहा है, यानी कि इन्होंने सर्वे करा है एनसीआरबी ने। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो। इनके अनुसार मानना है कि 2021 के अंदर, मतलब 2021 तक का ये रिपोर्ट है, मतलब 2021 का रिपोर्ट है, अभी का फिर नया रिपोर्ट नहीं है, ये 2021 का रिपोर्ट है। इसमें इनका मानना है कि 8 बच्चे पर डे पूरे दुनिया में गायब हो रहे हैं। मतलब 8 बच्चे का तस्करी हो रहा है, समझ लो, समझ रहे हो? 8 बच्चे डेली हो रहा तस्करी। पूरे भारत का ये न्यूज़ होगा, एक भी वर्ल्ड का न्यूज़ नहीं है, पूरे भारत के लिए 8 बच्चे पूरे भारत के अंदर डेली तस्करी हो रहे हैं। क्योंकि एनसीबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो ने बोला है कि पूरे भारत में 8 बच्चे पर डे लापता हो जाते हैं, उनका तस्करी होता है। 10वां न्यूज़ आता है, आखिरी न्यूज़ है अप्रैल महीने का। आईएमडी से रिलेटेड, आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया, एक रिपोर्ट जारी किया है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में 16 से 24 लोगों का मृत्यु किससे हुआ? बिजली गिरने से हुआ है। यानी आसमान से बिजली गिरा बारिश के मौसम में, तो लगभग 16 से 24 लोग मारे गए हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर की रिपोर्ट से, या बिहार की रिपोर्ट से, मेरे ख्याल से बिहार की रिपोर्ट से, ध्यान रखिएगा, बिहार की रिपोर्ट से, सॉरी, बिहार के अंदर 16 से 24 लोग मारे गए हैं सन 2017 से लेकर 2022 के बीच में। क्लियर है? 16 से 24 लोग। अब आते हैं मार्च महीने के अंदर, मार्च महीने में आ गए। देखिए आपका अप्रैल कंप्लीट हो गया, अब मार्च महीने का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काफ़ी ध्यान से स्टार्ट करते हैं। पहला विकास परियोजना है। मार्च महीने में इतने सारे विकास परियोजना लाया गया मोदी जी के द्वारा, भर भर के लाया गया। पूरा तो बिल्कुल कोई नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिया गया। जैसे कि औरंगाबाद को 21,400 करोड़ देने की बात की गई। अब पता नहीं ऑन पेपर है या रिपोर्ट्स इनको, मतलब कुछ काम हो भी रहा है या नहीं, लेकिन दिख तो नहीं रहा है, ये पेपर पे होगा, आई डोंट नो। तो औरंगाबाद को 21,400 करोड़ दिया गया है। इसके अंदर क्या है? नेशनल हाईवे के लिए 1800 करोड़ है, और साथ में 6 लेन बनाए जाएंगे, 6 लेन्स पुल, मतलब रोड पुल बनाए जाएंगे गंगा रिवर के ऊपर। जो जेपी पुल है ना, जयप्रकाश रेल ब्रिज जो है ना, या जयप्रकाश अब सेतु पुल जो बोल सकते हो गंगा रिवर के ऊपर, उसी के पैरेलल में बनाया जाएगा, 6 लेन का मतलब पुल बनाया जाएगा। साथ में पटना के अंदर यूनिटी मॉल को बनाया जाएगा, 200 करोड़ इसके लिए मतलब आवंटन किया गया है। साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा गया बिहार के अंदर, यानी हर जिले का एक अपना अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा मिलने वाला। फिर है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 2190 करोड़। लगता है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट काम करा है जब से लॉन्च हुआ तब से? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग पैसे से क्या कर रहे हैं, लोग खाते हैं इसको। सिर्फ नमामि गंगे लाया गया था गंगा को साफ करने के लिए, कहाँ गंगा साफ है? बिल्कुल भी साफ नहीं है। तो सब ऑन पेपर है, देख लीजिए, लेकिन फिर भी क्या करोगे, आपको पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। नमामि गंगे जो इसके लिए 2190 करोड़ दिया गया है, इसमें अंदर लगभग 12 परियोजनाएं हैं, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब लाया गया था पूरे भारत के अंदर? तो याद रखना है 2014 में आया था, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया था, लेकिन काम अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है। नमामि गंगे लाया था 2014 में। फिर इन्होंने और भी बातें करी, रेल से रिलेटेड 3 चीज़ें इन्होंने लॉन्च करा, जैसे कि
पाटलिपुत्र से ये याद रखना जरूरी नहीं है, एज ए इन्फॉर्मेशन याद रख लो, लेकिन इसको जीके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहला ये है कि रेल कॉरिडोर लॉन्च करा गया पाटलिपुत्रा से पहलेजा के बीच में डबल लाइन करा गया। डबल लाइन के लिए मतलब उद्घाटन करा गया, क्या बोलते हैं उसको, नींव रखा गया, ये बोल सकते हो। बथुआ से पैनार के बीच में बधुआ से पैनार के बीच में 26 किलोमीटर का नया लाइन बिछाया जाएगा, ये बात कहेगी विकास परियोजना के अंदर। फिर तो कोई तो विकास मिला औरंगाबाद को मिला, अब चंपारण को भी पैसा मिला 12,800 करोड़ ऑन पेपर है भाई, विकास आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑन पेपर बिल्कुल है 12,800 करोड़। लग रहा है कितना पैसा दिया गया है। 21 तहत दिया गया, विकसित भारत विकसित बिहार के तहत दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें मेन बात की गई है क्या कि ये चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, साथ में क्या लिखा हो, सिवान हो गया, फिर दरभंगा हो गया, 4 जगह हो गया। 4 जगह में क्या हुआ, गैस वितरण परियोजना को लॉन्च करा गया। मतलब गैस वितरण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए मतलब बात की गई है, लॉन्च नहीं करा गया, मतलब स्टार्ट करने की बात कही गई है। याद रखना कहाँ कहाँ, चंपारण, गोपालगंज, सिवान और देवरिया। देवरिया में क्या, गैस वितरण परियोजना। देखो लिखा हुआ क्लियर नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ मेरा बात को ध्यान रखना, सुनना, ठीक है, उसी को ध्यान में कॉल रखना। फिर सुपौली और लहरिया में इथेनॉल बनाने की बात करी गई है कि अनाज से इथेनॉल बनाया जाएगा, इसकी बात की गई है। फिर दीघा के अंदर, दीघा से सोनपुर के लिए क्या बनाया गया, रेल पुल बनाने की बात की गई है, 6 लेन बनाया जाएगा, जो क्या वो केबल पुल होने वाला है, केबल से बना होगा। ये दीघा सोनपुर जो रेल पुल है उसी के पैरेलल में बनाया जाएगा, ऑलरेडी ये बन चुका है, दीघा से सोनपुर के बीच में पुल है, आपने देखा भी होगा, बिहार आए हो तो, उसी के पैरेलल में 6 लेन बनाने की बात की गई है, उसके लिए पैसा दिया गया। फिर NH-19 की बात की जा रही है, तो NH-19 में क्या है, बाईपास जो है, बाईपास अब पटना के अंदर की बात हो रही है, बाईपास के जो बाकरपुर हाट है उससे लेकर मानिकपुर के बीच में 4 लेन बनाने की बात की गई है, 4 लेन बनाया जाएगा बाकरपुर हाट से लेकर मानिकपुर के बीच में, समझ गए, इसका नींव रखा गया है। फिर देखो और क्या करा गया, ये सब हम पढ़ रहे हैं मार्च महीने का करंट अफेयर है, काफ़ी ज़्यादा विकास की बात की गई इसमें। NH-28 के लिए पिपरी कोठी से लेकर कहाँ, मोतिहारी और रक्सौल के बीच में 2 लेन बनाने की बात की गई है। पिपरी कोठी, मोतिहारी, रक्सौल, मतलब यहाँ से कनेक्टेड रहेगा सब, 2 लेन बनाया जाएगा। साथ में क्या, NH-104 को मतलब बनाने की बात की जा रही है, इसमें शिवहर से लेकर सीतामढ़ी के बीच में 2 लेन बनाया जाएगा। कहाँ से, सीतामढ़ी और शिवहर के बीच में 2 लेन, क्लियर है। फिर देखो लॉन्च भी कुछ चीज़ें करी है, जैसे कि 109 किलोमीटर की इंडियन ऑयल पाइपलाइन, जो कि मुजफ्फरपुर और से लेकर मोतिहारी के बीच में है, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी को जो क्या है, एक पाइपलाइन बिछाया गया 109 किलोमीटर का इंडियन ऑयल के द्वारा, ठीक है, इसका उद्घाटन करा गया। मोतिहारी के अंदर LPG के द्वारा क्या बॉयलिंग प्लांट्स बनाए गए हैं, साथ में स्टोरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह हैं, समझ रहे हो। तो स्टोरेज प्लांट्स और बॉयलिंग प्लांट्स मोतिहारी के अंदर बनाने की बात की गई है, इसका लॉन्चअप करा गया। 2 ट्रेन, इस 2 ट्रेन को तो हरी झंडी दिखाया गया, ये भाई लॉन्च हो, ये सही है, ये ऑन पेपर नहीं है, ये दिखता भी है। जो 2 ट्रेन है ये नरकटियागंज से लेकर गौन्हा के बीच में है, और एक है रक्सौल से लेकर जोगबनी के बीच में, बिहार के अंदर जगह है ये, तो यहाँ 2 ट्रेनें चलाई गई हैं। एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब LPG वाला थोड़ा ध्यान लीजिएगा, NH वाला जो बातें हैं वो थोड़ी याद देख लीजिएगा, ठीक है। मेन है आपका ये याद रखिएगा, कितना करोड़ किसको दिया गया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो 21,400 करोड़ देगा औरंगाबाद को, चंपारण को देगा 12,800 करोड़, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या ही देखोगे आप, इससे ज़्यादा जिसमें पूछेगा भी नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने डीपली पढ़ाया तो सब पढ़ा दिया है इसमें, ताकि कुछ छूटे नहीं। देखो नंबर दूसरा न्यूज़ आ रहा है मार्च महीने से, क्या, आयुष्मान भारत के रिलेटेड। आयुष्मान भारत कार्ड को क्या कर दिया गया भाई, लॉन्च करा गया है, पूरे भारत में ऑलरेडी पहले लॉन्च था, लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड बिहार के अंदर लॉन्च करा गया हाल फिलहाल में, मार्च महीने में लॉन्च करा गया। इसमें उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है उनको दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा, यानी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी अगर बीमारी होता है तो 5 लाख का फ्री इलाज कहीं भी करा सकते हैं, प्राइवेट सरकारी कहीं भी, समझ गए। अब देखो क्या बात है, ये राशन कार्ड किसको दिया था, किस अधिनियम के तहत दिया था, राशन कार्ड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको अगर अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहिए इसको बोलते हैं NFSA बोला जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था, यानी कि एक कांग्रेस के समय ही लाया गया था, जिसके अंदर राशन कार्ड दिया जाता था। ये 10 सितंबर को लॉन्च हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड बनाया गया था सभी लोगों का, 10 सितंबर को बनाया गया था, ठीक है, 10 सितंबर 2013 को, ठीक है। इसके तहत क्या होता था, NFSA के तहत क्या होता था कि 5 किलो अनाज देना होता था गरीब परिवार के लोगों को, क्या 5 किलो अनाज मिलता, जो BPL से रिलेटेड आते थे, जिनके पास BPL कार्ड्स हैं उनके लिए था ये, उनके लिए पैसे देने नहीं पड़ते थे। जैसे कि चावल खरीदना है तो उनको ओनली 3 रुपया देना पड़ता था, 3 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल खरीद सकते थे। गेहूँ उनको काफ़ी सस्ता, 2 रुपये पर केजी खरीद सकते हैं वो। साथ में मोटा अनाज खरीदना चाहें तो 1 रुपये पर केजी खरीद सकते हैं, ठीक है। साथ में एक बात और कही गई थी इस योजना के तहत कि अगर कोई महिला 6 महीने का बच्चा है और बच्चा पैदा हुआ और 6 महीने का हो गया
तो 6 महीने के बाद उनको क्या दिया जाएगा, 6,000 का भत्ता दिया जाएगा, समझ रहे हो। साथ में उनको भोजन के लिए ये राशन भी फ्री में दिए जाएंगे, समझ रहे, राशन के लिए पैसे नहीं लेंगे, उनको फ्री में दिया जाएगा। साथ में 6,000 रुपये क्या उनको दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन याद रखना कि बच्चे का एज 6 महीने से ज़्यादा होगा तब, ऐसे नहीं। तीसरा न्यूज आ रहा है मार्च महीने से, ध्यान दीजिएगा। मार्च 2024 में क्या है, न्यू वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है मार्च के अंदर, बिहार के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपये खर्च करा गया। लगता नहीं कि उतना खर्चा हुआ, लेकिन कितना है देखो, 85,000 करोड़। सोच के देखो कितना ज़्यादा पैसा है। इतना खर्च हो चुका है ओनली 2 ट्रेन बनाने में, मतलब वो 2 ट्रेन लॉन्च करने में। पटना से गोमती के बीच में चलने वाला है और पटना से न्यू जलगोड़ी के बीच में है। पटना गोमती वाला कहाँ कहाँ जाएगा ये आपको दिखा देगा, आपको कहाँ, अयोध्या और वाराणसी के अंदर भी ये होते हुए जाता है, पटना टू गोमती वंदे भारत। और दूसरा है पटना टू न्यू जलपाईगुड़ी, ये आपको रांची, वाराणसी और गया के बीच में इसका स्टॉपेज देखने को मिलेगा, रांची, वाराणसी और गया, क्लियर है। चौथा न्यूज ये आ रहा है कि प्रीपेड सिम मीटर की बात हो रही है, तो पूरे बिहार के अंदर ऑलरेडी प्रीपेड मार्च महीने के अंदर पूरा लग चुका था। पूरे बिहार में आप जाओगे तब सब जगह आपको प्रीपेड मीटर दिखा देगा, यानी कि इस सब आपको रिचार्ज करना, जैसे मोबाइल आप रिचार्ज करते हो वैसे रिचार्ज करना था। ऐसे पूरे कंट्री में ऐसा नहीं है, शायद कोई यहाँ स्टेट में होगा, लेकिन बिहार देखो कितना आगे इस चीज़ों में। प्रीपेड मीटर लगा दे, आराम से मोबाइल से रिचार्ज करो, ठीक है। रिचार्ज नहीं करोगे, जैसे आप जैसे रिचार्ज खत्म होगा आपका लाइन कट जाएगा ऑटोमेटिक, समझ लो। अब बिल वगैरह आप मोबाइल देख सकते हो, कितना बिजली उठा सब आप देख सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। काफ़ी स्मार्ट मीटर लगा है, प्रीपेड मीटर जिसको बोलते हैं। ये कौन लगाया है बिहार के अंदर, तो ये लगाया है NBPDCL द्वारा लगाया गया है। NBPDCL का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या बोलते हैं, DCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, कंपनी लिमिटेड होगा, कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं, कंपनी लिमिटेड। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है, इन्होंने जनरली लगाने का मतलब पहल शुरू करा, ठीक है, इनके द्वारा ही लगाया गया, लेकिन बिहार सरकार का स्कीम था। नहीं तो पाँचवा न्यूज़ क्या आ रहा है, पाँचवा न्यूज़ है मार्च महीने का 2070 तक बोला जा रहा है कि बिहार के अंदर 5 गुना हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस का। देखो लोग का मानना, भारत का मानना है कि ग्रीन हाउस को कम करना है, बिहार भी चाहता है ग्रीन हाउस कम करे, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि ग्रीन हाउस गैस अगर रोका नहीं गया, कम नहीं करा गया, तो 2070 तक यहाँ ग्रीन हाउस प्रोडक्शन जो है 5 गुना बढ़ सकता है। अब देखो ग्रीन हाउस गैस अच्छी बातें नहीं है, आपको लग रहा है प्रोडक्शन 5 गुना अच्छी बात है, नहीं, ग्रीन हाउस गैस आपके हेल्थ के लिए बहुत घटिया चीज़ है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस किसी भी जगह का सबसे कम से कम होना चाहिए, ताकि वहाँ क्या हो, एनवायरमेंट काफ़ी क्लीन रहेगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन ये रिपोर्ट जारी करा, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है UNEP बोल सकते हो, साथ में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स यानी कि BSPCB के द्वारा मतलब ये बातें बोली गई, मतलब इसके द्वारा अनुमान लगाया गया। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी करा। अब देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को UNEP बोला जाता है। UNEP को कब स्टैब्लिश करा गया, कब लाया गया, तो ये लाया गया 5 जून 1972 को लाया गया। पूरे विश्व के लिए काम करता है 5 जून 1972, समझ रहे हो। और इंडिया का मेन लक्ष्य क्या है, इंडिया का लक्ष्य है कि 2070 तक हम 0 कार्बन कर दे। अगर बिहार का ही 5 गुना होता कैसे कम होगा, तो कल बैड न्यूज़ है कि नहीं। तो इंडिया का लक्ष्य है कि 2070 तक हमको 0 कार्बन प्रोडक्शन करना है, कार्बन की मात्रा 0 कर देना है, समझ रहे हो, यानी ग्रीन हाउस गैस 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ बैड न्यूज़ ये आ रहा है कि 2070 तक तो 5 गुना हो जाएगा अगर कम नहीं करा तो, इसलिए हमको कम करने पर फोकस करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए हम लोगों को, बिहार के लोगों को खास कर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। छठा न्यूज़ आ रहा है, बहुत घटिया न्यूज़ है, ध्यान से देखिएगा, अच्छी न्यूज़ तो नहीं है पूरे बिहार के लिए, एकदम नाक कटाने वाली न्यूज़ है। मार्च महीने के न्यूज़ ये आ रहा है कि बेगूसराय जो बन चुका है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि हवा के मामले में इससे बुरा शहर दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। मैं भी एक बार गया था, बहुत बहुत ख़राब फील आता है वहाँ पे, आप जाओगे ना। रीज़न क्या है, वहाँ जो ऑयल वाला जो है, इंडियन ऑयल का जो प्लांट्स है वहाँ पे क्या है, इंडियन ऑयल का क्या है वहाँ पे, रिसाइकल प्लांट है जहाँ पे कच्चे तेल को पक्के तेल में कन्वर्ट करा जाता है। तो वहाँ कोई भी रेगुलेशंस वगैरह नहीं है कि कैसे हवा में क्या छोड़ा जाए, क्या छोड़े, मनमानी सब चल रहा है कंपनी, समझ रहे हो। इसी कारण सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी कोई है पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का, तो बेगूसराय है। बेगूसराय सबसे, यहाँ का एयर क्वालिटी सबसे घटिया है, ठीक है। अगर कैपिटल में पूछेगा कि सबसे खराब मतलब राजधानी कौन है पूरे विश्व में हवा के मामले, तो दिल्ली का नहीं जाता, हमेशा 4 साल से लगातार ये खराब राजधानी के खिताब जीत रहा है। ये हवा के मामले सबसे खराब राजधानी दिल्ली है, समझ रहे हो, पूरे भारत की बात हो रही है। अब देखो पूरे वर्ल्ड का ये रिपोर्ट्स है कि अगर पूरे विश्व में अगर 9 आदमी बीमार पड़ रहा है, तो एक आदमी जो हो रहा है मतलब मर रहा है, ये बीमार होने की बात नहीं कर रही सिर्फ, अगर कोई 9 व्यक्ति अगर मर रहा है पूरे भारत मतलब पूरे विश्व में, तो जो उसमें से एक व्यक्ति का जो मौत होने वाला है वो हवा के कारण होगा, यानी कि पॉल्यूशन के कारण ही होगा, ये गारंटी है, ये रिपोर्ट्स कहता है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं, हाँ ये याद रखना है कि इससे क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन से क्या, लोग सोचता है कि एयर पोल्यूशन से क्या ही होगा, तो एयर पोल्यूशन का मेंटल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होगा, दिमाग से रिलेटेड हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग से रिलेटेड होगा।
बच्चे के जो दिमाग का विकास नहीं होगा। बेगूसराय के जो अगल बगल के इलाके के बच्चे होंगे उनका दिमाग कमजोर होगा, समझ रहे हो, वो मेंटल भी हो सकते हैं। साथ में डायबिटीज़ होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, अगर पॉपुलेटेड एरिया में रहोगे तो आपको डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो सकता है। ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर याद रखना है कि कोई भी हवा ख़राब क्यों होता है, तो उसमें SO2 की मात्रा हो सकती है, ओजोन की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड्स, ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, अमोनिया और PV यानी कि सीसा उसमें जाने के कारण हो सकता है हवा क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। साथ में PM पार्टिकल्स, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट्स मैटर, जो छोटे छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कण जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या होता है हमारे सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े के अंदर चला जाता है, जो कि जम जाता है, फिर क्या होता है हमारा दिल का बीमारी हो जाता है कि नहीं। तो ये सारे ये हैं, ये क्या है, सारे पॉल्यूशन का कारण है, समझ रहे हो। शीशा भी निकलता है, बहुत सोचते हैं शीशा कहाँ से आता है सर, आप लोग सोच रहे होंगे। शीशा जो निकलता है, जो पेट्रोल्स वगैरह बनते हैं उसमें शीशा डाला जाता है, जब गाड़ियों से जो निकलता है धुआं, उसके अंदर क्या होता है काफ़ी मात्रा में शीशा होता है, इसलिए बार बार क्या होता है पॉल्यूशन चेक होता है हर गाड़ियों का, समझ रहे हो। तो ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 7वां न्यूज़ क्या आ रहा है, 7वां न्यूज़ आ रहा है, देख लीजिए, नाबार्ड से आ रहा है। नाबार्ड ने वो अनुमान लगाया 2024-25 के लिए कि बिहार को लोन लेना चाहिए, इसको इतना लोन की ज़रूरत है। ये देने की बात नहीं कर रहा है कि हम इतना पैसा देंगे, नहीं, ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इतना लोन बिहार को लेना चाहिए 2024-25 के अंदर। इनका मानना है नाबार्ड का कि 2,43,093 करोड़ लोन लेना चाहिए बिहार को, अगर पूरी तरह से विकास करना है बिहार को तो 2,43,093 करोड़ लोन लेना चाहिए, लोन की आवश्यकता है बिहार को, ये बोलता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म को बता चुके हैं ऑलरेडी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है, जिसका मतलब मुख्यालय मुंबई के अंदर है, इसको सर्विस कराया था 1982 के अंदर। RBI के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। RBI भी रेगुलेट करता है कोई चीज़ हो, लोन लेना हो, लोन देना हो तो RBI रेगुलेट करता है मेन चीज़। बैंकों की देखरेख भी जो है RBI करता है। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर, क्लियर हो। 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। 8वां न्यूज़ आ रहा है, मार्च महीने का ही है, ध्यान दीजिएगा। ONGC से रिलेटेड आ रहा है। ONGC का फुल फॉर्म क्या था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस, ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशंस। ये बोल रहा है कि हम बिहार के अंदर 2 कुआं खोल देंगे, तेल का कुआं खोलने की बात कर रहा है। जो गंगा का इलाका होगा, किनारे किनारे जो गंगा का जो तली वाला इलाका होगा, वहाँ पे ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, 2 कुआं खोलेंगे। पहला कुआं जो खोजा जाएगा वो समस्तीपुर के अंदर खोलने की बात कर रहा है, और दूसरा जो कुआं खोला जाएगा बलिया जिला, बिहार के बलिया जिला के अंदर, बलिया में खोला जाएगा, समस्तीपुर और बलिया में। समस्तीपुर में 2024 से काम शुरू कर दिया जाएगा, ये बोल रहा है। ONGC काम करने वाली है। ONGC क्या है, भारत का एक PSU कंपनी है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, PSU है, भारत का PSU यानी कि बहुत मल्टी मिलियन उसको कंपनी बोलते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा पैसा वाला कंपनी जिसको बोलते हैं। PSU का मतलब बहुत बड़ा कंपनी होता है, समझ रहे हो। तो PSU है, 1995 में इसको सर्विस करा गया था। बात करते हैं, ये पूरे भारत में सबसे बड़ा बिगेस्ट कच्चा तेल उत्पादक है। अगर सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक कोई है तो हमारा ONGC है। पूरे भारत के लगभग 70% कच्चा तेल का उत्पादन ये ONGC ही करता है, यानी कि ज़मीन से निकालने का काम जो करता है ये ONGC ही करता है, समझ रहे हो। पूरे भारत के 70%, समझ रहे हो। गंगा के बारे में थोड़ा पढ़ लो तो गंगा का सहायक नदी भी थोड़ा देख लो। गंगा की सहायक नदी यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। घाघरा, यमुना, गंडक और कोसी, क्लियर है। 9वां न्यूज आ रहा है अप्रैल महीने में, सॉरी मार्च महीने का, हम मार्च पढ़ रहे हैं ना। 9वां न्यूज क्या आ रहा है कि बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च को। सबको पता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को इसको डिवाइड करा गया था पश्चिम बंगाल से। यानी पहले बिहार क्या था, पश्चिम बंगाल में एडप था, बिहार नाम कोई जिला ही नहीं था। फिर क्या करा, बिहार नाम कोई स्टेट ही नहीं था, फिर पश्चिम बंगाल से तोड़ के एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम पड़ा बिहार। सन 1912 में 22 मार्च 1912 को बंगाल से तोड़ के बनाया गया बिहार, इसी कारण इसको बिहार दिवस मनाते हैं हर दिन 22 मार्च को। 111 साल हो गए कुल मिलाकर बिहार को बने हुए। बात करते हैं कि बिहार दिवस सिर्फ बिहार में नहीं मनाता है, ये छोटा मोटा बिहार नहीं, आप समझ लो। बिहार को मनाता है USA के अंदर, कनाडा के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर बनाया गया। 2024 का रिपोर्ट है ये, और हर साल मनाया जाता है। कतर में, UAE में, जर्मनी में, फिर ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, त्रिनाद और टोबैगो में और मॉरिशस में, यानी यहाँ सब जगह में बिहारी भरे हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग आप बात आपको बताते हैं, जो मॉरिशस कंट्री है, ये कंट्री बनाया ही गया है बिहारियों के द्वारा, यानी बिहारी लोग के द्वारा बनाया जाने वाला कंट्री मॉरिशस है। आपको नॉर्मल बात लग रहा होगा, लेकिन बिहारियों लोग ने इस कंट्री को बनाया। यहाँ का अधिकतम पॉपुलेशन जो है बिहारी है, समझ लो। बिहार के लोग जाके वहाँ, यहाँ से लेबर लोग गए थे काम करने, फिर वो पूरा देश ही बना दिए खुद का, और वापस लौट के आया नहीं, वहीं एक छोटा सा जगह था उसको पूरा देश बना दिया, मॉरिशस, सोच लो। और वहाँ जाकर देखो तो कितना डेवलप मॉरिशस है। बात करते हैं न्यूयॉर्क में, ये जो बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम चलाया गया, बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया बहुत सारे लोग। न्यूयॉर्क के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया जिसके अंदर बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया, बहुत सारे बड़े बड़े जो CEO हैं उनको दिया गया। और वहाँ पहुँचे थे हमारे बिहार के गवर्नर भी गए थे, और साथ में नीतीश कुमार भी गए थे। बिहार के गवर्नर का नाम क्या है, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर नाम है।
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है बिहार के गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। ये दोनों गए थे वहाँ, और वहीं पे दिया गया क्या बोलते हैं, बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को। उनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, एग्जाम उतना पूछेगा है नहीं डिपली। 10वां न्यूज आ रहा है, मार्च महीने का ही है। इसमें बात करते हैं जो 13 रेयर एलिमेंट्स ब्लॉक्स थे, यानी कि विशिष्ट खनिज का लिए जो नीलामी को कैंसिल कर दिया गया। अब कोई विशिष्ट खनिज मिलता है पूरे भारत में कहीं भी, ठीक है, तो उसको नीलामी करना चाहते हैं, पैसा सका चाहते हैं कि हम किसी कंपनी को दे दें ताकि वो बनाए, खुद से उसको गड्ढा करे, उसे खोद के निकाले, फिर उसको डायरेक्ट नीलामी कर दिया जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे हमको सोना का मिला, कहीं सोना खदान मिला, तो भारत सरकार थोड़ी इसको प्यूरीफाई करेगा, ये कितना उतना उसको मेहनत करना चाहता नहीं, तो क्या कर देगा, पूरा को बेच देगा, खदान को ही बेच देगा। जैसे कोयला खदान बिकता है ना, किसी कंपनी को बेच दिया जाता है, उसे नीलामी होता है, कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए नीलामी होता है। तो 13 चीज़ों को जो नीलामी होता है उसको रद्द कर दिया गया। और ऐसा ये क्यों है, बिहार में हम क्यों पढ़ रहे हैं कि बिहार के भी कुछ जगह हैं रेयर एलिमेंट्स का, इसी कारण पढ़ रहे हैं। बिहार के भी कुछ ऐसे जगह थे जिसको नीलामी होने वाला था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेयर एलिमेंट्स के मामले में कौन सा कंट्री नंबर 1 पे है, तो चाइना नंबर 1 पे है। चाइना में सबसे ज़्यादा रेयर एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, लगभग 44,000 टन वहाँ रेयर एलिमेंट्स है। समझो, 44,000 टन, जो बहुत महंगा होता है, बहुत स्पेशल होता है, वो किसी देश के विकास के लिए काफ़ी मायने भी रखता है। इंडिया का काफ़ी कम है, 6,900 टन है ओनली, मान के चलो तो 7,000 टन है ओनली, 7,000 टन है इंडिया के पास, और चाइना के पास है 44,000 टन। सोच लो कितना ज़्यादा है, 7 6 के 7 सोच लो 6-7 गुना से ज़्यादा है। 11 नंबर न्यूज़ आ रहा है, मार्च महीने का ही है, भारत रोजगार रिपोर्ट्स की बात की जा रही है। ये 2024 में रिपोर्ट जारी करा गया। इसमें यह बोला जा रहा है कि मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बोला है कि रोजगार की स्थिति में सुधार हो रहा है। बिहार को भी बोला जा रहा है कि बिहार में भी रोजगार ठीक ठाक हो रहा है। ये पूरे भारत की बात हो रही है तो बिहार की बात तो होगा ही। कौन बोल रहा है भाई, तो मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये रिपोर्ट है। लेकिन बैड न्यूज़ भी एक है कि 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया इनके द्वारा, इसमें ये बोला है कि जो बेरोजगार लोग हैं उसमें क्या बोलते हैं, युवाओं की संख्या बढ़ी है। देखो पहले बेरोजगार होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, जो युवा नहीं हो वो नहीं होते थे। लेकिन ये 2022 का रिपोर्ट में बहुत खौफनाक स्थिति आया है कि पूरे भारत में जितने बेरोजगार है उसमें से 82% जो है युवा उसमें शामिल है। सोच लो, अगर माना कि 100 लोग अगर पूरे भारत में बेरोजगार हैं तो 100 में 82 लोग युवा हैं शामिल। समझ रहे हो, ये बहुत ख़राब स्थिति है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, युवा कम से कम बेरोजगार हो, बाकी लोग बेरोजगार होना चलता है लेकिन युवा को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बैड न्यूज़ है कि 82% जो है युवा बेरोजगार हैं, मतलब टोटल में से 82%, टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल में से 82। आगे आते हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं फरवरी का, मार्च कंप्लीट हो गया, फरवरी का न्यूज़ ध्यान से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम मेंटेन कर रखिएगा, काफ़ी थोड़ा सा बच रहा है। फरवरी का न्यूज़ यह है कि पहला न्यूज़ आ रहा है पूरे भारत के अंदर, फरवरी 2024 का न्यूज़ है कि पूरे भारत में लीची का विस्तार के लिए, विस्तार की बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में लीची होता सबसे ज़्यादा, सबको पता होना चाहिए। तब पूरे भारत में लीची का विस्तार हुआ है, किसके हेल्प से हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो NRCL यानी कि क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है, कहाँ में है, तो मुजफ्फरपुर के अंदर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के अंदर है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। और यही हेल्प करा पूरे भारत के अंदर लीची विस्तार करने के लिए, यही लोगों को सिखाता है कि ऐसे लीची की खेती कीजिए, ये लगाइए, ये सेवा कीजिए, समझो। अब बात करते हैं वर्ल्ड में नंबर 1 क्वालिटी का लीची कहीं होता था पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी का लीची कहाँ होता, हमारा मुजफ्फरपुर अंदर, बिहार के मुजफ्फरपुर का जो लीची है पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का लीची है। इसको GI टैग भी दिया गया है, ध्यान में रखना है, GI टैग ऐसे नहीं मिल जाता है, बेस्ट क्वालिटी को मिलता है GI टैग। तो मुजफ्फरपुर का जो लीची है पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है क्वालिटी के मामले में। अब प्रोडक्शन के मामले देख लेते हैं कि प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा लीची कौन उत्पादन करता है, तो चाइना करता है, चाइना में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है। और सेकंड नंबर पूरे भारत वर्ल्ड में कौन है, इंडिया, हमारा भारत है, भारत पूरे वर्ल्ड में सेकंड में आता है, और चाइना जो है नंबर 1 पे है। और पूरे भारत में नंबर 1 कौन आता है, तो बिहार की मुजफ्फरपुर आता है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इंडिया में जितना भी लीची होता है उसमें 40% जो है योगदान है बिहार का, 40%, समझ रहे हो, 40% योगदान बिहार का है। 12% पश्चिम बंगाल में होता है लीची, और 10% झारखंड से। क्लियर है, 40% बिहार, 12% पश्चिम बंगाल, और 10% झारखंड से। इसके लिए थोड़ा याद रखना है किस फैमिली से आता है, ये भी तो पूछ सकता है, साइंस में ये पूछा जाता है जनरली कि लीची किस फैमिली से आता है, तो ये आता है स्पेनी, सैपिन बोला था, सैपिन डेसी कैटेगरी से आता है, सैपिन फैमिली बोल सकते हैं आपको, सैपिन आपको एग्जाम में आएगा कि किस फैमिली में आता है, तो बोलना है सैपिन फैमिली से आता है। इसे किस जो गुदेदार भाग खाया था उसको क्या बोलते हैं, एरियल बोला जाता है, एरियल को खाते हैं हम लोग। लीची में क्या कहते हैं, एरियल को बोलते हैं, जो व्हाइट उजला वाला पार्ट होता है
गुदेदार बाग उसी को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एरियल बोला जाता है साइंस की भाषा में। ठीक है, दूसरा न्यूज़ देख लेते हैं। दूसरा न्यूज़ आया जातीय सर्वेक्षण के मामले में। तो जातीय सर्वेक्षण जो भी हुआ तो उसको बोल रहा है कि पब्लिक डोमेन में रखा जाए। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने बोला बिहार को कि जो भी आपने जाति सर्वेक्षण रखा है उसको आप पब्लिक डोमेन में रखिए। ऐसा नहीं कि आप सर्वेक्षण कर लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को छिपा कर रख लिया, ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरे देश को बताना पड़ेगा आपको, पूरे बिहार के लोगों को बताना पड़ेगा कितना है क्या है। तो टोटल पॉपुलेशन याद रखने वाली बात है कि टोटल पॉपुलेशन बिहार का कितना है, 13.07 करोड़ है। ठीक है, उसमें से ओबीसी जो है 63% है। ओबीसी यानी कि बैकवर्ड, ओबीसी की बात नहीं हो रहा, मतलब बैकवर्ड क्लास टोटल, जिसमें ओबीसी 27% है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार के अंदर किसका है, 36% ईबीसी का। समझ रहे हो, ईबीसी का जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन से 36% है, ओबीसी 27% है। और टोटल बैकवर्ड क्लास पूछेगा तो कितना, 63% है। समझ गए। तीसरा न्यूज आता है, तीसरा न्यूज आ रहा है NGEGS कार्ड की बात हो रही है। NGEGS कार्ड एक तरह का क्या है, एक तरह का क्या बोलते हैं, श्रम कार्ड है। ठीक है, इसको आधार कार्ड से लिंक करने की शुरुआत हो चुका है बिहार के अंदर। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक कार्ड दिया जाता था, यानी मनरेगा से रिलेटेड बातें हैं ये। अगर शॉर्ट फॉर्म इसको देखना चाहें तो इसको बोलते हैं MGNREGS, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को रोजगार कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड से क्या कर सकते हो आप, रोजगार आपको मिलेगा। उस अगर आपके पास कार्ड है तो सरकार आपको देगी रोजगार, मनरेगा आपको देगा रोजगार। मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा के रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि बिहार के अंदर लगभग 1.80 यानी कि लगभग 2 करोड़ लोगों के पास क्या है, रोजगार कार्ड बन चुका है। 2 करोड़ लोगों के पास बिहार के अंदर रोजगार कार्ड है। समझ रहे हो। और सबको क्या कर रहा जा रहा है इस बार, आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। चौथा न्यूज आ रहा है ईवी के मामले में। ईवी के मामले में फरवरी का न्यूज़ ये है कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के न्यूज़ आ रहा है कि नीतीश कुमार ने 2 व्हीकल का ऑर्डर करा है। उन्होंने ईवी को बढ़ावा देने के लिए वो प्रचार वगैरह भी कर रहे हैं कि लोगों को ईवी खरीदना चाहिए। इनका मानना है कि इनका लक्ष्य रखा गया, बिहार का लक्ष्य रखा गया कि 2028 तक हम क्या करेंगे, टोटल गाड़ियाँ उसमें से 15% हम ईवी कर देंगे। यानी कि 100 गाड़ियाँ अगर रोड पर चल रही है बिहार के अंदर तो उसमें से 15 गाड़ियाँ जो होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। लेकिन कब तक, 2028 तक है। अभी 6% लोगों का है, 6% अभी फिलहाल में है। लेकिन बोला जा रहा है कि 2028 तक हम 15% तक कर देंगे टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल को। ठीक है, अब वो कौन ज़्यादा ये सारे बातें जो रिपोर्ट्स वगैरह देखती हैं ईवी के मामले में, तो विश्व संसाधन संस्थान ये रिपोर्ट जारी करता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं WRI, विश्व संसाधन संस्थान। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1980 में करा गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। क्लियर है। यही देखता है पर्यावरण को बड़ा को थोड़ा सा देखता है, फिर ईवी वगैरह कौन लॉन्च करा है, सब सारी चीज़ों को ध्यान यही देखता है। विश्व संसाधन संस्थान, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए। ठीक है, 1980 वाशिंगटन DC। पाँचवा न्यूज़ आ रहा है बाल विवाह के बारे में। ये बहुत ख़राब न्यूज़ है बिहार के लिए। फरवरी महीने का न्यूज़ ये है कि बाल विवाह की वृद्धि हुआ है, पूरे भारत के अंदर वृद्धि हुआ, जिसमें बिहार का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा योगदान बिहार का ही है। यानी पहले बिहार में बाल विवाह कम होता था, लेकिन अब बिहार फिर से बाल विवाह बिहार के अंदर बढ़ने लगा। देख लो, बिहार के अंदर फिलहाल में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है, लगभग 16.7% जो है बाल विवाह बिहार के अंदर होते हैं। 16.7% इंक्रीज करा। 15.2% से हैं जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। यूपी में 12.2% से, और महाराष्ट्र के अंदर है जो 8.2% से बच्चों का क्या बाल विवाह हो रहा है। सोच लो, सबसे ज़्यादा कहाँ, बिहार के अंदर 16.7%। समझ लो, इतना इंक्रीज करा है। देखो, राष्ट्रीय परिवहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक मतलब रिपोर्ट जारी करा है, यही ज़्यादातर देखते हैं बाल विवाह क्या हो रहा है नहीं हो रहा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मंत्रालय बोल सकते हो। समझ गए। एग्जाम में आ भी सकता है कि बाल विवाह का रिपोर्ट कौन जारी करता है या कौन बताता है, बोलना है डायरेक्ट कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा बताया जाता है। तो इनका रिपोर्ट ये है कि इनका मानना है कि 5 में से जो 2 बच्चियाँ हैं, पूरे भारत के अंदर की बात है, पूरे भारत के लिए रिपोर्ट है कि पूरे भारत में 5 में से 2 बच्चियाँ हैं, उनका शादी इंटर में जाते ही होता है। यानी कि जैसे ही वो 12th में एडमिशन लेती है उनका शादी कर दिया जाता है। 5 में से 2 बच्चियों का ये रिपोर्ट इनका है। ठीक है, छठा न्यूज़ आ रहा है क्या, जो खराब न्यूज़ था 5वां न्यूज़। छठा न्यूज़ क्या आ रहा है, वायु प्रदूषण रिलेटेड। तो वायु प्रदूषण रिलेटेड थोड़ा सा अच्छा पहल करा गया बिहार सरकार द्वारा। तो वायु प्रदूषण को जांच पड़ताल करने के लिए, एक्सपेरिमेंट वर्क करने के लिए कितना क्या है, गया और मुजफ्फरपुर में स्टडी करा जा रहा है। मतलब वहाँ ऑफिस या लैब वगैरह बनाया जाएगा और एकदम लाइव उसको मतलब मॉनिटर किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ, गया और मुजफ्फरपुर में स्टडी करा जा रहा है। जनरली वायु प्रदूषण के लिए मेन कारण क्या होता है, PM होते हैं। PM यानी कि पार्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं, जिसका एक फिक्स साइज होता है, जैसे PM10 और PM2.5। ये जनरली 2 पार्टिकल्स ये हैं जिसके कारण वायु पोल्यूशन जनरली होता है या बीमारियाँ वगैरह होती है। PM10 और PM2.5 ये साइज है, कण का साइज है। जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होता है ना, उस तरह से इससे होता है, PM में मेजर किया जाता है। PM10 और PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, इससे कोई क्या बीमारी आपको हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। जैसे आप छोटा पार्टिकल आप सांस ले लिए, आप सांस लेते हो जाकर क्या होगा, दिल के अंदर जमेगा तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है।
आपको अस्थमा हो सकता है, साथ में आपको लंग में क्या होता है, ठीक से काम करना बंद कर दे, आपको जो लंग्स है वो ठीक से काम ही नहीं करे, ये हो सकता है। और ये वायु प्रदूषण का जो सूचियाँ है, मतलब ये जारी कौन करता है, PM10 और PM25। तो एक स्टैंडर्ड है जो जारी करता है NAAQS के द्वारा। NAAQS एक तरह का स्टैंडर्ड है, इसके द्वारा ये जारी होता है कि ये पार्टिकल संख्या मतलब साइज़ क्या है, PM10 है, PM2.5 है, NAAQS। समझ गए। सातवां न्यूज आ रहा है, बिहार लघु उद्यमी योजना चलाया गया है, बहुत अच्छा योजना है बिहार के अंदर। इसमें लगभग 9.4 मिलियन, लगभग 54 लाख लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाएगा 2 लाख रुपया। किस लिए? रोजगार करने के लिए। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया आप खा के सो जाओ, नहीं, आपको पैसा दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए। अगर आप गरीब हैं तो, गरीबी का मतलब ये कि आपका मंथली इनकम 6,000 से कम होना चाहिए। अगर आपको मंथली इनकम 6,000 से कम है तो आपको दिया जाएगा 2 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए। बिहार सरकार के तहत आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है आपका उद्योग का, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत। मतलब छोटे छोटे लोगों को बिजनेस में बनाया जाएगा। समझ गए। एक चीज़ और इसमें, एक चीज़ बात है कि अगर आपने बिजनेस कोई खड़ा करा और बिजनेस में आप काम करते करते मर गए, तब मर जाओगे तो आपको क्या दिया जाएगा, सब्सिडी भी दिया जाएगा। 75,000 रुपये दिए जाएंगे, पहले दिया जाता, सॉरी 75,000 पहले दिया जाता था, लेकिन इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है अपने बिजनेस में काम करते करते, तो उनको 2 लाख रुपया क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा मरने के उपरांत। ठीक है। अब देखो, बिहार लघु उद्यम योजना के तहत बिहार सरकार ने अपना एस्टिमेट भी बना दिया है। इनका मानना है कि 9.79 करोड़ सालाना हम खर्च करने वाले हैं इसके ऊपर। कितना लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च करेंगे हम, इनका ये मानना है। ठीक है। 8वां न्यूज़ आ रहा है, फरवरी महीने का ही बिहार स्टार्टअप्स को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो बिहार में स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करा जा रहा है। तो स्टार्टअप से याद आता है कि हमारा नेशनल स्टार्टअप डे के बारे में आता है। नेशनल स्टार्टअप डे आपसे पूछ सकता है कब मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे तो 16 जनवरी को मनाते हैं, हमेशा याद रखना है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं। देखो, बिहार स्टार्टअप बढ़ावा करने के क्या करा गया है, इसमें बहुत अच्छा स्कीम है बिहार के में, कि अगर आपको स्टार्टअप करना है, इसके लिए आपको गरीब होना जरूरी नहीं है, इसके अंदर आप सिर्फ दिमाग होना चाहिए आपके पास। 10 लाख रुपया आपको लोन दिए जाएंगे 10 साल के लिए, और आपको कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी आपको ब्याज नहीं लगेगा। आराम से आप फ्री में 10 लाख लो और फिर वापस कर दो 10 साल बाद। कितना अच्छा स्कीम है, 10 साल के लिए आप वापस करना है, सोच रहे हो। 10 लाख रुपया आपको बिहार सरकार देगी, और उसको 10 साल बाद उसको लौटा दीजिए, और 10 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर लीजिए, है कि नहीं। और स्टार्टअप इंडिया जो लाया गया था, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम लाया गया था, ये लाया गया था 16 जनवरी 2016 में लाया गया था। क्लियर है। 16 जनवरी 2016 भी पूछ सकता है। स्टार्टअप इंडिया जो पहले कब लाया गया, 16 जनवरी 2016 में लाया गया। और बिहार स्टार्टअप में याद रखना कि 10 लाख फॉर 10 ईयर्स विदाउट एनी फी, विदाउट एनी टैक्स आपको देना है, मतलब मिलेगा पैसा फ्री में। अब ये भी याद रखना कि इंडिया का रैंक क्या है, तो वर्ल्ड स्टार्टअप के रैंक में भारत का रैंक जो है 3rd पे आता है। स्टार्टअप के माने जो वर्ल्ड में किसका 3rd में कौन आता है, हमारा भारत है 3rd नंबर पर आता है स्टार्टअप के माने में। 9वां न्यूज आ रहा है, जल प्रबंधन परियोजना के बारे में आ रहा है। जल प्रबंधन योजना में क्या हो रहा है भाई, तो लोन लेने की बात कर रहा है बिहार सरकार ने, लोन लेने की बात करा है। जल को बेहतर, जल प्रबंधन का मतलब ये है कि कहीं गलियों में ना पानी भर जा रहा है, या कोई नदी से कोई जगह डूब जा रहा है, या कहीं सूखा पड़ गया। जल प्रबंधन का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, पानी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा उस जल प्रबंधन के अंदर आएगा। आपको पानी पीने का नहीं मिल रहा तो भी जल प्रबंधन के अंदर है, बाढ़ आ गया तो भी जल प्रबंधन के अंदर आता है, समझ रहे हो। तो जल प्रबंधन परियोजना के तहत बोला जा रहा है कि अनुमान लगाया गया बिहार सरकार द्वारा कि हम खर्च करेंगे, लगभग इतना खर्चा होगा, 4,415 करोड़ रुपया खर्चा होगा। ठीक है। और इस खर्च को पूरा करने के लिए 30% बिहार सरकार पैसा खर्चा करेगी, और बाकी 70% हम लोन ले लेंगे, किससे, वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फरवरी महीने में न्यूज आया कि जल प्रबंधन परियोजना के लिए लोन लिया किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लेने की बात की गई। 70% लोन लिया जाएगा लगभग। ठीक है। अब याद रखने वाली बात है कि वर्ल्ड बैंक बना कैसे, इसका भी कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री है। तो 1944 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF के साथ है, IMF के साथ मिलकर बनाया था, IBRD बनाया गया था, IBRD। ठीक है। फिर इसी IBRD का नाम चेंज करके बना दिया वर्ल्ड बैंक, समझ रहे हो। इसका नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक है। पहले इसका नाम क्या था, IBRD था। सेवन का हुआ था 1944 में हुआ था। क्लियर है। अब आप लोग से सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ, आप कमेंट करके बताइएगा। 10वां न्यूज़ आ रहा है कि रेल से रिलेटेड है, रेल को स्टार्ट करा गया, रेलवे स्टेशन से रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है। 10वां न्यूज़ है, फरवरी महीने का ही है। इसमें नरेंद्र मोदी ने 33 रिन्यू करने का प्रोजेक्ट लॉन्च करा बिहार के अंदर, मतलब जो पुराने स्टेशन से 33 को नया करने की बात करी गई, समझ रहे हो। और साथ में उन्होंने बोला कि 72 एक्स्ट्रा करिकुलम करा जाएगा रेलवे से रिलेटेड, मतलब एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट करा जाएगा। 72 प्रोजेक्ट और हैं, उसमें रिन्यू वगैरह है, सारा चीज़ है, मतलब उसमें मिक्स वगैरह है। तो 72 एक्स्ट्रा करे जाएंगे, और 33 जो स्टेशन है उसको रिन्यू करने की मांग करा गया। ठीक है। फिर है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, पूरे भारत के अंदर पता ही आपको कि अमृत भारत स्टेशन योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत ये टारगेट रखा गया है कि
1302 स्टेशन को रिन्यू करा जाएगा। रिन्यू का मतलब उसको नया ढंग से बनाया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा, जहाँ पे खाने पीने मॉल तॉल सब सुविधा रहने वाली है। तो लगभग 1309 स्टेशनों को क्या करा जाएगा, रिन्यू करा जाएगा, जिसमें बिहार के अंदर 33 स्टेशन को रिन्यू करा जाएगा। अब बिहार में आप आ गए तो रेलवे से थोड़ा सा एक न्यूज़ तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो क्या है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर के अंदर है। ये सब पूछ सकता है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर के अंदर है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अक्टूबर सन 2002 को एस्टेब्लिश किया गया था, 1 अक्टूबर 2002 को। क्लियर है। अब आता है जनवरी महीने के अंदर, 1 घंटा लगभग हो गया है, 15 मिनट और है, बस ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट से कम लगेगा। जनवरी महीने का करंट अफेयर, जनवरी 2024 लास्ट है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आता है कि न्यू टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, को अप्रूव करा गया, मतलब ये पॉलिसी बहुत पहले लाया गया था लेकिन अप्रूव करा गया जनवरी के महीने में। अप्रूव कौन करता है, तो सेंट्रल अप्रूव करता है। कोई पॉलिसी बिहार सरकार लाएगी तो उसको क्या होगा, सेंट्रल अप्रूव करेगा, तभी वो लागू होगा। ठीक है। तो न्यू टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, इसमें क्या हुआ, इस पॉलिसी का नाम क्या है, बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 नाम इसका। क्लियर है। इसमें देखो क्या क्या फ़ायदा है, बहुत बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहा है बिहार सरकार। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हो या 10 करोड़ का बिजनेस खड़ा करते हो टूरिज्म में, तो आपको 30% तक का सब्सिडी दिया जाए। 30% आपको क्या करा जाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड करा जाएगा, यानी कि पैसे आपको देगी सरकार। सोच लो 30%, माना कि 100 रुपया है तो 100 रुपये में 30%, या समझ लो कि 30 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। कितना अच्छा स्कीम है। 10 करोड़ इन्वेस्ट करो तो 30% डिस्काउंट, मतलब आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर आप 50 करोड़ इन्वेस्ट करते हो, उससे ज़्यादा करते हो, तो आपको 25% आपको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी कितना मिल सकता है आपको, 25 करोड़ नहीं मिल सकता, 25% से ज़्यादा आपको सब्सिडी हम नहीं दे सकते हैं। क्लियर है। यानी कि लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मानो, ठीक है, मैक्सिमम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें क्या होगा, उसको 25 करोड़ मिलेगा, है कि नहीं। अगर 50 करोड़ आपने करा तो आपको 25% कितना हो गया, 25% आप निकाल के देख लो कितना आएगा, तो वही 12.5 आएगा। 12.5 करोड़ आपको रिटर्न कर दिया जाए, कितना अच्छा स्कीम है। फिर और ये इसमें क्या करा गया, 100% आपको क्या है, लैंड रजिस्ट्रेशन चार्ज वो फ्री कर दिया गया। क्या बात है। आपको लैंड रजिस्ट्रेशन कराने में पैसा खर्चा नहीं हो। जैसे आप ज़मीन वगैरह खरीदते हो, आप जैसे आम आदमी कोई रजिस्ट्रेशन ज़मीन खरीदता है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या होता है, तो पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह खरीदना चाहता है, अगर टूरिज्म के लिए, मतलब वही है, कोई बिजनेस वगैरह खड़ा करने के लिए, तो उनके लिए फ्री है, 100% फ्री है। आप आराम से ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। साथ में देखो बहुत बढ़िया, ये देखो कितना डिस्काउंट दिएगा, 80% आपको जीएसटी छूट दिया जाएगा। कितना बढ़िया न्यूज़ है, 80% तक आपको जीएसटी छूट दिएगा 5 सालों के लिए। यानी कि जीएसटी जितना 100 रुपये लग रहा है, तो आपको देना ओनली 20 रुपया जीएसटी देना है। कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा हो जाता है, आप एस्टेब्लिश कर जाओगे उस जगह पे, है कि नहीं। फिर आराम से 5 साल बाद आप पूरा जीएसटी लौटाना। लेकिन 5 साल के लिए ओनली आपको 80% डिस्काउंट मिलने वाला है जीएसटी के ऊपर, ओनली आपको 20% देना है। फिर 100% आपको इलेक्ट्रिक टैरिफ में छूट मिलेगा 5 सालों के लिए। कितना बढ़िया मस्त है। इलेक्ट्रिक टैरिफ का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रिक टैरिफ होता है कि जैसे नॉर्मल हम लोग घर में रहते थे, हम लोग को टैरिफ उतना नहीं लगता है। जो बिजनेस वगैरह करता है, जैसे कि राइस मिल हो गया या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनको ऊपर से टैक्स देना पड़ता है, मतलब ऊपर से टैरिफ लगता है, उनको एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं बिजली के ऊपर, समझ रहे हो। तो टैक्स उनको नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक टैरिफ जो है 5 साल को उनको फ्री है, छूट है एकदम। बिजली का बिल लगेगा, ऐसा नहीं कि बिजली बिल फ्री मिलेगा, बिजली बिल सिर्फ आपको देना है, आपको टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या होता है, बिजली बिल भी लगता है, उसके ऊपर टैक्स भी लगता है। टैरिफ जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक टैरिफ बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक टैरिफ आपको देना नहीं है। और एक बहुत बड़ा न्यूज़ ये भी है इसके तहत, टूरिज्म पॉलिसी के अंदर 62 करोड़, मतलब विष्णु क्या है, विष्णुपद टेम्पल जो है, पता नहीं गया के अंदर है विष्णुपद टेम्पल, इसके लिए 62 करोड़ अलग से रखा गया है। किस लिए, ताकि वहाँ नया पाथ बनाया जाए, वहाँ पे क्या बनाया है, सेट्स बनाया जाए, ताकि वहाँ पे आके लोग क्या कर सके, बिजनेस कर सके या बेच सके। तो ये नया नया पाथ्स और उसको मतलब कुल मिलाकर डेवलपमेंट करने के लिए 62 करोड़ स्पेशल रखा गया है। तो ये हमारा पूरा न्यू टूरिज्म पॉलिसी, बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 था। ये जनवरी का फर्स्ट न्यूज ये है। दूसरा न्यूज याद रखना है, दूसरा न्यूज आ रहा है किससे रिलेटेड भाई, सैंड माइनिंग से रिलेटेड आ रहा है। यहाँ देखो बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा ये सैंड माइनिंग होता है, ये हर स्टेट में होता है। यहाँ बालू माफिया काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उस तरह का है, अगर चाहे तो बिहार सरकार कर, लेकिन यहाँ की क्या होता है, पुलिस अगर पैसा दे रही है, तो यहाँ पे क्या पकड़ा है, 2 लोग इलीगल तरीके से मतलब सैंड माइनिंग करते पकड़ा है। सोचो इतना साल में मात्र 2 लोग पकड़ा है, लेकिन हर कोई करता है। अगर आप सिपाही को पैसा दे रहे हो तो आपको पकड़ाओगे नहीं, अगर जहाँ आप सिपाही को पैसा नहीं दे रहे हो तो आप पकड़ा जाओगे। ऐसा चलता है बिहार के अंदर, ये रियलिटी है। तो 2 लोग पकड़ा है, लेकिन करता है बहुत से लोग सैंड माइनिंग। अगर बिहार नहीं दिया हुआ पैसा वहाँ के पुलिस को या प्रशासन को, मतलब वही घूस नहीं दिया होगा, इसलिए इनको पकड़ा गया। अब तो बहुत सारा एक्ट बनाया गया है, अगर माइनिंग करते हो सैंड वगैरह भी उठा देते अपराध है। ऐसा नहीं कि अगर आपके घर के बगल में नदी है तब गए आप बाल उठा के लेके चला है, नहीं, वो आपका इलीगल चीज़ें हैं,
आप नहीं उठा सकते, वो भारत सरकार का है, वो बिहार सरकार का उसके अंदर आता है। देखो बहुत सारा एक्ट बनाया गया, जैसे क्या है, माइंस एंड मिनरल डेवलप एंड क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशंस एक्ट 1957 से, डेवलप एंड रेगुलेशंस या रीजन्स होगा, वही है। MMDR एक्ट से, जो कि 1957 में लाया गया। ये याद रखना चाहते रख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट बताना है नहीं। फिर EIA लाया गया, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट्स इम्पैक्ट असेसमेंट्स एक्ट, ये 2006 में लाया गया था। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स, अगर बालू आप निकालोगे इन्वायरमेंट इफेक्ट तो पड़ेगा ही, है कि नहीं, तो इसलिए बनाया गया था। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सन 2006 में लाया गया था। इसके तहत भी इलीगल है माइनिंग करना या बालू निकालना। फिर सस्टेनेबल सैंड माइनिंग्स गाइडेंस मैनेजमेंट एंड गाइडेंस है, सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट एंड गाइडेंस SSMG ये है। फिर है क्या बोलते हैं, नया वाला जो कानून बनाया गया क्या है, एनवायरमेंट्स एंड मॉनिटरिंग गाइडेंस फॉर सैंड माइनिंग, इन्फोर्समेंट है, सॉरी इन्वायरमेंट नहीं है, इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडेंस फॉर सैंड माइनिंग, इन्फोर्समेंट्स एंड मॉनिटरिंग गाइडेंस फॉर सैंड माइनिंग सन 2020। इस सब के तहत क्या है, अगर बालू आप निकाल रहे हो तो इलीगल है ये। नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हो, एग्जाम में पूछ भी सकता है कभी कभी। पहला था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट्स एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957, एनवायरमेंट्स इम्पैक्ट असेसमेंट्स एक्ट सन 2006, सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट्स गाइडेंस, ठीक है। फिर है इन्फोर्समेंट्स एंड मॉनिटरिंग्स गाइडेंस फॉर सैंड माइनिंग सन 2020। क्लियर है। तीसरा न्यूज़ क्या आ रहा है भाई, तो तीसरा न्यूज़ आ रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से। सबको पता है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार के अंदर है। भारत में टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये आपको मिलता है, आपको पश्चिमी चंपारण के अंदर मिल जाएगा। एक ज़िला है पश्चिमी चंपारण, वहाँ आपको मिलेगा ये। यहाँ बात ये न्यूज़ आ रहा है कि टाइगरों की संख्या में वृद्धि हुआ है, जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। 2018 से देखो यहाँ पे 2018 में 31 टाइगर थे वाल्मीकि नगर में, लेकिन 2023 का रिपोर्ट है कि अब 54 टाइगर हो गए हैं, यानी कि संख्या बढ़ गया। देखो कितना बढ़ गया, 20 लाख में बढ़ गया है, काफ़ी बढ़िया स्थिति है। 2023 में बढ़ के कितना 54 टाइगर हो गया है वाल्मीकि नगर में। देखो ये, और सेकंड्स टाइगर रिजर्व यहाँ पे देखो वाइल्ड सेंचुरी बनाने की बात की जा रही है। पूरे बिहार के अंदर तो एक ही अभी वाल्मीकि नगर है, लेकिन एक और बनाया जाएगा बिहार के अंदर, ये न्यूज़ चल रहा है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा, जो काफ़ी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है। तो ये भी ध्यान देना है कि कैमूर में बनेगा, जब भी बनेगा इसको जिक्र में याद लीजिएगा, फिर भी आप पूछ भी सकता है। कैमूर वाइल्ड सेंचुरी बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये बात याद रखना वाल्मीकि के बारे में, कि जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व मतलब 81% जो है जंगल है, यानी कि अगर कोई इलाका है जो वाल्मीकि नगर का, उसमें 81% जो भाग वो पूरी जंगल का है। 20% आपको खाली पहाड़ वगैरह दिखेगा, खाली मैदान दिखेगा, समझ रहे हो, लेकिन बाकी 81% इलाका जो है पूरे जंगल से भरा है। और ये बात याद रखना कि सिर्फ इसमें टाइगर नहीं रहता है इस रिजर्व के अंदर। ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसके अंदर सिर्फ टाइगर नहीं है, टाइगर के साथ आपको स्लोथ दिएगा, स्लोथ बियर दिखेगा, लेपर्ड देने वाले हैं आपको, वाइल्ड डॉग दिखाई देगा, बाइसन दिखाई देगा, फिर है वाइल्ड बोर दिखाई देगा। टाइगर, स्लोथ बियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बाइसॉन या बिशॉन जिसको बोलते हैं, वाइल्ड बोर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ज़्यादातर दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो वाल्मीकि का टाइगर रिजर्व खासियत है कि यहाँ बहुत सारा नदी भी फ्लो करता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इलाका है, तो इसके अंदर नदी भी फ्लो करता है। गंडक रिवर इसके अंदर फ्लो करता है, फिर है पंडाई रिवर, मन्नार रिवर, हरहा रिवर, फिर है भापास, BHAPAS भापास रिवर। ये सारे रिवर क्या करते हैं, ये लोकल रिवर है, जो क्या होता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर फ्लो करता है, यानी इस रिजर्व के अंदर ही नदियाँ हैं, फ्लो करती है। सोच लो कितना बड़ा होगा। फिर लास्ट और आखिरी न्यूज़ है जनवरी महीने का, चौथा है लेट CM कर्पूरी ठाकुर के बारे में। ये बिहार के CM 2 बार रह चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि कब कब ये बिहार के CM रहे थे, आपको ईयर बताना है, ठीक है। इतना कन्फर्म है कि 2 बार रहे हैं बिहार के CMs। इनको भारत रत्न दिया गया है जनवरी 2024 के अंदर। और याद रखने वाली बात ये भी है कि भारत रत्न जो है हर साल की ओनली 3 लोगों को दिया जाता है, सालाना मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दे सकते, समझ रहे हो। तो 2024 के अंदर दिया गया है भारत रत्न किनको दिया गया, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर क्या बोलते हैं, जननायक बोलते हैं। जननायक का मतलब क्या होता है, पीपुल्स हीरो, यानी लोगों के क्या है, हीरो हैं, ये माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, ये हमारा क्या था जनवरी महीने करंट अफेयर, यानी हम आपको मैंने कहाँ से कहाँ पढ़ा, जनवरी से लेकर हम लोग जून महीने तक कंप्लीट कर चुके हैं। कुल मिलाकर 6 महीने करंट अफेयर हमने क्या करा, फिनिश कर दिया, और काफ़ी डीपली पढ़ा है।
तो काफ़ी ध्यान से इसको देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा, बार बार देखिएगा। इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर पूछेगा भी नहीं बिहार के एग्जाम में, इतना पढ़ लोगे काफ़ी है। समझ रहे हो? बार बार रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।